इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प और काफ़ी बड़े विषय पर बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ जो इस विषय की हर परत को खोलने में मेरी मदद करेंगी। तो ज़रा कल्पना कीजिए एक ऐसे प्रसारण नेटवर्क की जिसकी पहुंच देश के सबसे दूर दराज के गांवों से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक है। बिल्कुल, और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, महानगरों के हर कोने तक भी उसकी पहुंच है। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसके पास बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक अभिलेखागार का एक असीमित खजाना है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। इतनी विशाल पहुंच होने के बावजूद आज के डिजिटल युग के युवाओं का महज 5 मिनट का ध्यान खींचने के लिए भी इस नेटवर्क को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, और ये आज भारत के सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्र यानी जो हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है, उसकी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। एकदम। तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या होगा जब इस भारी भरकम सरकारी मशीन की चाबियां दुनिया के सबसे सफल विज्ञापन विचारकों या कहें कि कहानीकारों में से एक के हाथ में सौंप दी जाएं। और यही हमारे आज की चर्चा का मुख्य केंद्र है, क्योंकि हाल ही में जो ताज़ा रिपोर्टें आई हैं उनके अनुसार विज्ञापन जगत के दिग्गज, मशहूर गीतकार और स्क्रीन राइटर प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली लेकिन दिलचस्प खबर है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि जब एक एडमैन देश के सबसे बड़े सरकारी ब्रॉडकास्टर, जिसमें हमारा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं, उसकी कमान संभालता है, तो इसका असल में क्या अर्थ होता है। बिल्कुल, और हमें ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के पद बदलने की कहानी क्यों नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो चलिए इसी खबर से शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2025 में नवनीत कुमार सहगल ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, है ना? उसके बाद से ये पद खाली था। हाँ, और अब इस नियुक्ति ने सबको थोड़ा हैरान किया है। देखिए, इस पूरी खबर में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सरकार के दृष्टिकोण में आया एक बुनियादी बदलाव। मतलब आप उस प्रशासनिक इतिहास की बात कर रही हैं जहां ऐतिहासिक रूप से ऐसे शीर्ष पदों पर हमेशा नौकरशाहों या कहें कि ब्यूरोक्रेट्स की ही नियुक्ति होती रही है। एकदम सही। एक ब्यूरोक्रेट क्या करता है? वो सिस्टम को चलाना जानता है, फाइलों को सही जगह पहुंचाना और नियमों का पालन करना जानता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। हाँ, मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का वो बयान पढ़ा था। वो बहुत स्पष्ट था। बिल्कुल, उन्होंने जोशी की नियुक्ति पर उन्हें एक दुर्लभ रचनात्मक प्रतिभा कहा है। मतलब एक रेयर क्रिएटिव स्पिरिट। ये बहुत बड़ा शब्द है किसी सरकारी पद के लिए, है ना? ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि सरकार अब केवल व्यवस्था नहीं चलाना चाहती, बल्कि वो लोगों से संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना चाहती है। वाकई। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं तो ये कदम ऐसा है जैसे मान लीजिए प्रसार भारती एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। बहुत ही सटीक तुलना है। इस लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे मूल्यवान किताबें रखी हैं, लेकिन समस्या यह है कि इस लाइब्रेरी के बाहर कोई आकर्षक विंडो डिस्प्ले नहीं है। इसकी मार्केटिंग शून्य है और अंदर बैठा लाइब्रेरियन बहुत ही सख्त मिजाज का है। हाँ, जो बस आपको नियम बता रहा है कि शोर मत मचाओ। बिल्कुल। तो अब सरकार ने किसी नए लेखक को किताबें लिखने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि एक मास्टर विंडो ड्रेसर और मार्केटर को बुलाया है, ताकि बाहर से गुजरने वाली आज की युवा पीढ़ी खुद उस लाइब्रेरी के दरवाजे खोलकर अंदर आना चाहे। क्या बात है! ये एनालॉजी स्थिति को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश करती है। कि चुनौती ये बिल्कुल नहीं है कि प्रसार भारती के पास कंटेंट नहीं है या उनका बुनियादी ढांचा कमजोर है। हाँ, उनके पास तो दशकों का आर्काइव पड़ा है। बिल्कुल, असली चुनौती यह है कि उस बेहतरीन कंटेंट की पैकेजिंग और प्रस्तुति आज के समय के हिसाब से बहुत पीछे छूट गई है। विज्ञापन की दुनिया का एक सीधा सा नियम होता है। आपको ये समझना होता है कि उपभोक्ता क्या महसूस कर रहा है, यानी भावनाओं से जुड़ना। एकदम। एक नौकरशाह जनता को निर्देश देता है, जबकि एक विज्ञापन निर्माता जनता से संवाद करता है। वो उनसे एक रिश्ता बनाता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शंका है, और शायद जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उनके मन में भी आ रही होगी। थ्योरी में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि एक रचनात्मक व्यक्ति आएगा और सरकारी संवाद को एकदम जादुई तरीके से बदल देगा। हाँ, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग होती है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक सरकारी तंत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ हर चीज के लिए नियम हैं, कड़े प्रोटोकॉल्स हैं और भारी लाल फीताशाही है। एक कवि या विज्ञापन निर्माता तो अक्सर आजादी चाहता है, सीमाएं तोड़ना चाहता है। ये शंका बहुत स्वाभाविक है, कोई भी यही सोचेगा। तो क्या एक रचनात्मक आजादी वाला व्यक्ति फाइलों और मंत्रालयों के इस कड़े अनुशासन के बीच टिक पाएगा? कहीं ये रचनात्मकता सरकारी फाइलों के बोझ तले दब तो नहीं जाएगी?
देखिए, अगर हम जोशी की पृष्ठभूमि के एक और अहम हिस्से को गहराई से देखें तो ये तस्वीर काफी साफ हो जाती है। वो केवल एक आजाद ख्यालों वाले हवा में उड़ने वाले कलाकार नहीं हैं। अच्छा, आप उनके प्रशासनिक अनुभव की बात कर रहे हैं? हाँ, अगस्त 2017 से उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी जो हमारा सीबीएफसी है उसके अध्यक्ष के रूप में बहुत लंबा काम किया है। और सीबीएफसी कोई आसान जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। सेंसर बोर्ड तो हमेशा विवादों के बीच रहता है। एकदम, ये शायद देश के सबसे जटिल और तनावपूर्ण प्रशासनिक पदों में से एक है। मतलब उन्हें पहले से ही इस बात का अच्छा खासा अंदाजा है कि सरकार और कला के बीच का ये जो रस्साकशी वाला खेल है वो असल में कैसे खेला जाता है। बिना किसी संदेह के सीबीएफसी में काम करने का मतलब है कि आप हर शुक्रवार को कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश के सामाजिक कानूनी नियमों के बीच एक बेहद मुश्किल संतुलन बना रहे हैं। हाँ, एक तरफ फिल्म निर्माता होते हैं जो हर सीमा को पार करना चाहते हैं और दूसरी तरफ सरकार के नियम और सामाजिक संवेदनाएं होती हैं। बिल्कुल। इस अनुभव ने उन्हें ये सिखाया है कि एक रचनात्मक दृष्टि को रेगुलेटरी जिम्मेदारियों और भारी भरकम सरकारी ढांचे के भीतर कैसे लागू किया जाता है। मतलब वो सिस्टम से लड़ेंगे नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर रहकर काम करेंगे। सही कहा। वो जानते हैं कि प्रशासन में रहकर रचनात्मकता को कैसे जीवित रखा जाता है। हाँ। और मेरा मानना है कि यही अनुभव प्रसार भारती के उस विशाल ढांचे को दिशा देने में उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। ये एक बहुत ही अहम पहलू है। तो हम ये मान सकते हैं कि कला और प्रशासन के बीच वो एक मजबूत पुल का काम कर सकते हैं। अब अगर हम इसके जमीनी असर की बात करें, यानी जो इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट या संस्थागत बदलाव आने वाला है, हाँ, जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि रेडियो या टीवी पर असल में क्या बदलेगा। बिल्कुल। विज्ञापनों की दुनिया का एक मूल सिद्धांत ये होता है कि विज्ञापन कभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एक पहचान या भावना बेचते हैं। एकदम सही। अगर आप कोई कार का विज्ञापन देखें तो वे कार के इंजन या माइलेज के बारे में बात नहीं करते। वे उस स्वतंत्रता, उस रुतबे या उस खुशी की बात करते हैं जो उस कार को चलाने से मिलती है। तो क्या हम प्रसार भारती में भी इसी तरह का शिफ्ट देखने वाले हैं? देखिए, यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इसे हमें इसी तरह समझना होगा। प्रसार भारती ऐतिहासिक रूप से हमेशा एक फैक्ट डिस्पेंसर रहा है, यानी केवल तथ्य और सूचना बांटने वाली एक मशीन। बिल्कुल। जैसे कृषि दर्शन में खेती की तकनीकें बताना या समाचार बुलेटिन में बिना किसी हाव भाव के सरकारी योजनाओं के आंकड़े पढ़ाना। ये सब सिर्फ सूचना है। हाँ, जो सुनने में बहुत नीरस लगती है। और केवल सूचना देने से आज के समय में दर्शकों के साथ कोई जुड़ाव पैदा नहीं होता। नए अध्यक्ष का असली काम उन तथ्यों को बदलना नहीं है, बल्कि प्रसार भारती को एक तथ्य बांटने वाली मशीन से निकालकर आधुनिक भारत का आइडेंटिटी बिल्डर यानी पहचान बनाने वाला मंच बनाना है। ये सुनने में बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये असल में काम कैसे करेगा? कोई ऐसा उदाहरण लेकर समझते हैं जो रोजमर्रा के सरकारी प्रसारण में होता है? हाँ, उदाहरण से बात ज्यादा साफ होगी। मान लीजिए सरकार की कोई नई ग्रामीण जल योजना आई है जिसके तहत दूर दराज के गांवों में पाइप से पानी पहुंचाया जाना है। एक आम सरकारी चैनल इसे कैसे दिखाएगा और एक एडमिन के आने से इसमें क्या फर्क आ सकता है? बहुत ही बढ़िया उदाहरण चुना आपने। अगर एक आम ब्यूरोक्रेटिक तरीका हो तो दूरदर्शन पर एक न्यूज़ रीडर बैठेगा और एक सपाट आवाज में बताएगा कि इस योजना के तहत इतने 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इतने 100 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। हाँ, और दर्शक इसे सुनकर अगले ही पल भूल जाएगा क्योंकि इसमें कोई भावना नहीं है, कोई कहानी नहीं। एकदम सही। लेकिन एक विज्ञापन विशेषज्ञ इसी जानकारी को एक 60 सेकंड की कहानी में बदल देगा। वो स्क्रीन पर पाइपलाइन या बजट के बोरिंग आंकड़े नहीं दिखाएगा। तो वो क्या दिखाएगा? वो एक गांव की छोटी बच्ची की कहानी दिखाएगा जिसे अब तपती धूप में मीलों दूर पानी भरने नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो सुबह खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल जा रही है और पृष्ठभूमि में एक नल से साफ पानी गिर रहा है। वाकई ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विजुअल है ना? योजना वही है, तथ्य वही है, लेकिन पैकेजिंग अब एक इंसान की जिंदगी और उसकी भावना से जुड़ गई है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये एक तरह की पीआर एक्सरसाइज नहीं है? मतलब क्या हम सिर्फ सरकारी विज्ञापनों को एक भावनात्मक आवरण नहीं बना रहे? इसे सिर्फ पीआर कहना, मुझे लगता है इसे बहुत सीमित करना होगा। देखिए, ये संवाद का विकास है। संवाद का विकास थोड़ा और समझाइए। आज के समय में अगर आप किसी बात में भावनात्मक जुड़ाव या जैसे हम इमोशनल रेजोनेंस कहते हैं वो नहीं ला सकते, तो आपकी बात सिर्फ एक शोर बनकर रह जाती है।
प्रसार भारती को इस वक्त सिर्फ तकनीकी विस्तार की नहीं, बल्कि इसी भावनात्मक रेजोनेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब सूचना जब तक कहानी का रूप नहीं लेती वो लोगों के जहन में नहीं ठहरती। बिल्कुल, इंसान का दिमाग कहानियों को याद रखने के लिए ही बना है, आंकड़ों को नहीं। ये तो सच है। लेकिन बेहतरीन कहानी और शानदार पैकेजिंग का भी कोई मतलब नहीं अगर कोई उसे देखने वाला ही ना हो। हाँ, ये एक बहुत ही कड़वा सच है। जो दर्शक पहले उस पुरानी लाइब्रेरी में आते थे, वे अब बाहर निकलकर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेज़न प्राइम के चमचमाते सिनेमा घरों में जा चुके हैं। तो क्या ये आधुनिकीकरण का कदम बहुत देर से उठाया गया कदम नहीं है? देखिए, ये प्रसार भारती के सामने मौजूद सबसे बड़ा अस्तित्व का संकट है, और इसे हल करना ही नए अध्यक्ष की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। डिजिटल युग ने पूरे मीडिया का जो परिदृश्य है उसे जड़ से बदल दिया है। बिल्कुल। अगर कोई इस वक्त अपने स्मार्टफोन पर हमारी ये चर्चा सुन रहा है, तो हो सकता है वो एक साथ 3 अलग-अलग ऐप्स भी चला रहा हो। हाँ, आज का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो उसके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई मैं तो स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम की दुनिया में हूँ, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि दूरदर्शन का अध्यक्ष कौन है या वहाँ क्या बदलाव हो रहा है। इस आम श्रोता को प्रसार भारती के आधुनिकीकरण की परवाह क्यों करनी चाहिए? इसकी 2 बहुत बड़ी वजह हैं जो सीधे आम इंसान से जुड़ी हैं। पहली तो बहुत ही व्यवहारिक है, करदाता का पैसा, यानी हमारा और आपका टैक्स का पैसा। एकदम। प्रसार भारती एक बहुत बड़ा ढांचा है जो पब्लिक फंड्स से चलता है। अगर ये प्रासंगिक नहीं रहेगा, लोग इसे नहीं देखेंगे, तो ये सिर्फ एक सफेद हाथी बनकर रह जाएगा जिस पर बेवजह करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह है अटेंशन इकोनॉमी या ध्यान खींचने की अर्थव्यवस्था। आज की दुनिया में कंटेंट असली मुद्रा नहीं है, असली मुद्रा है लोगों का ध्यान। हाँ, हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म हमारे ध्यान के बस 10 सेकंड चुराने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इस शोरगुल में जहां गलत सूचनाएं और फेक न्यूज़ जंगल की आग की तरह फैलती हैं, वहां देश के पास एक ऐसा प्रामाणिक, संतुलित और विश्वसनीय मंच होना बहुत जरूरी है, जिसे लोग केवल मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से, शौक से सुने। यानी बात केवल ये नहीं है कि दूरदर्शन को सिर्फ आधुनिक दिखाना है, बात यह है कि उसे इस अटेंशन इकोनॉमी के युद्ध के मैदान में एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी बनाना है। सही कहा। लेकिन वे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के शक्तिशाली एल्गोरिदम्स और उनके करोड़ों अरबों के बजट का मुकाबला कैसे करेंगे? एक सरकारी चैनल उस स्तर का ध्यान कैसे खींच सकता है? देखिए, वे नेटफ्लिक्स के खेल में उतरकर नेटफ्लिक्स को नहीं हरा सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर क्या विकल्प है? उन्हें अपना खुद का खेल बनाना होगा। आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ पुराने कार्यक्रमों को डिजिटल फॉर्मेट में यूट्यूब पर अपलोड कर देना नहीं है। इसका मतलब है उस ऐतिहासिक साख और गहराई को एक प्रीमियम अनुभव में बदलना। प्रीमियम अनुभव मतलब अगर हम फिर से उसी लाइब्रेरी वाले उदाहरण पर जाएं, हाँ, तो वे केवल नई किताबें नहीं लाएंगे। वे पुरानी ऐतिहासिक फाइलों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास, पुरानी क्लासिक कहानियों को इस तरह से क्यूरेट करेंगे कि वो एक विंटेज क्लासिक पॉडकास्ट या किसी प्रीमियम डॉक्यूमेंट्री सीरीज जैसा लगे। मतलब वो अपने पास मौजूद खजाने को ही नए तरीके से परोसेंगे। बिल्कुल। उन्हें यह सीखना होगा कि दर्शकों के व्यवहार के अनुसार आज के डिजिटल युग में कंटेंट को कैसे परोसा जाता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रणनीति लगती है, लेकिन एक जगह आकर ये रणनीति थोड़ी उलझती हुई नजर आती है। अच्छा, वो कहाँ? जो ताज़ा रिपोर्टें हैं उनमें सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसून जोशी की जो तारीफ की है, उसमें एक खास मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, मिट्टी की महक या राष्ट्रीय संस्कृति। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जोशी की पहचान साहित्य और सिनेमा में हमेशा से ऐसे विषयों पर काम करने की रही है जो स्वदेशी सांस्कृतिक मूल्यों को या कहें कि भारतीयता को दर्शाते हैं। अब चुनौती ये है कि ओटीटी की दुनिया बहुत तेज है, ग्लोबल है, कभी-कभी बहुत भड़कीली और पश्चिमी रुझान वाली होती है। एकदम सही अवलोकन है। तो ऐसे में अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए, उस मिट्टी की महक को बनाए रखते हुए इस ग्लोबल डिजिटल रेस में कैसे दौड़ा जा सकता है? क्या आधुनिक होना और अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़े रहना, ये दोनों बातें आपस में टकराती नहीं हैं? पहली नजर में ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लग सकता है। कोई भी सोचेगा कि या तो आप कूल और आधुनिक हो सकते हैं या फिर सांस्कृतिक और पारंपरिक। बिल्कुल, यही तो आम धारणा है। लेकिन अगर हम दुनिया भर के मीडिया ट्रेंड्स का गहराई से विश्लेषण करें, तो ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि आज के समय में सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इसे हम वैश्विक स्तर की पैकेजिंग और स्थानीय सांस्कृतिक कंटेंट का संगम कह सकते हैं। यानी ग्लोबल पैकेजिंग और लोकल कंटेंट। एकदम।
आज के दर्शक को तकनीकी रूप से बेहतरीन प्रोडक्शन चाहिए, शानदार कैमरा वर्क चाहिए, लेकिन कहानियों में उसे अपनी ही मिट्टी की सच्चाई चाहिए। उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो जुड़ सके। क्या हम इसे किसी वैश्विक ट्रेंड से जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि दुनिया के कई देशों ने अपनी स्थानीय संस्कृति को ग्लोबल बनाने का ये तरीका पहले ही खोज लिया है। बिल्कुल, आप अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन जगत के हालिया रुझानों को ही देखिए, चाहे वो कोरियाई ड्रामा हो जिन्हें हम के ड्रामास कहते हैं, या फिर भारत में बनी कुछ बेहद सफल क्षेत्रीय फिल्में। हाँ, के ड्रामा तो आज हर युवा की पहली पसंद बन गए हैं। और अपनी लोक कथाओं को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी संस्कृति को पश्चिम के हिसाब से नहीं बदला। सही बात है, वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। बल्कि उन्होंने अपनी उसी स्थानीय संस्कृति को इतने बेहतरीन तकनीकी स्तर और इतनी कसी हुई कहानी के साथ पेश किया कि पूरी दुनिया उसे देखने लगी। प्रसार भारती के संदर्भ में नीतिगत स्तर पर मुझे यही लक्ष्य नजर आता है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी की महक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें पुरानी संस्कृति को किसी पुराने उबाऊ या उपदेशात्मक तरीके से दिखाना है। एकदम सही। अपनी जड़ों को पकड़े रखने का मतलब ये नहीं है कि आप तकनीक या प्रस्तुति में पीछे रह जाएं। जोशी का अपना करियर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, अगर हम उनके लिखे गानों या विज्ञापनों को याद करें। बिल्कुल, उन्होंने कई ऐसे विज्ञापन और गाने लिखे हैं जो पूरी तरह से भारतीय दर्शन और ग्रामीण या जमीनी संस्कृति पर आधारित थे, लेकिन उनकी अपील इतनी आधुनिक और शक्तिशाली थी कि उन्होंने सीधे युवाओं के दिलों को छुआ। वाकई, तो प्रसार भारती का नीतिगत लक्ष्य यही है, उन्हें ऐसा कंटेंट बनाना है जो तकनीकी और दृश्य रूप से आज के किसी भी प्रीमियम डिजिटल प्लेटफॉर्म को कड़ी टक्कर दे सके, लेकिन जिसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय हो। हाँ, ये सिर्फ जानकारी देने की बात नहीं है, ये एक नैरेटिव या विमर्श गढ़ने की कोशिश है। एक ऐसा विमर्श जो आधुनिक भी हो और अपनी जड़ों से भी जुड़ा हो। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा से कुछ ठोस निष्कर्ष निकालना चाहें जो हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकें, तो वो क्या होंगे? क्योंकि अब ये साफ है कि ये सिर्फ एक नियुक्ति की खबर से कहीं बढ़कर है। बिल्कुल, अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि प्रसार भारती एक बहुत बड़े रीब्रांडिंग के दौर से गुजरने वाला है। ये एक फैक्ट डिस्पेंसर से आइडेंटिटी बिल्डर बनने का एक ऐतिहासिक सफर है। और दूसरा निष्कर्ष शायद उनके सीबीएफसी के अनुभव से जुड़ा है। हाँ, दूसरा निष्कर्ष ये है कि सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जोशी का जो अनुभव है वो ये सुनिश्चित करेगा कि ये रचनात्मक बदलाव सिर्फ हवाई ना हो, बल्कि ये सरकारी नियमों और प्रशासनिक ढांचे के भीतर रहकर जमीनी स्तर पर सचमुच लागू हो सके। वाकई। और तीसरा सबसे बड़ा निष्कर्ष ये लगता है कि सूचना का सिर्फ सही होना काफी नहीं है, उसका दिलचस्प होना और सही तरीके से पेश किया जाना भी उतना ही जरूरी है। राज्य के प्रसारक को शायद अब ये समझ आ गया है कि इस अटेंशन इकोनॉमी में टिके रहने के लिए उन्हें दर्शकों की नब्ज पकड़नी ही होगी। बिल्कुल, चुनौती केवल ये नहीं है कि दर्शक दूरदर्शन देखें या ऑल इंडिया रेडियो सुने। तो असली चुनौती क्या है? असली चुनौती ये है कि वो इसे इसलिए ना सुने क्योंकि ये सरकार की आवाज है, बल्कि इसलिए सुने क्योंकि इसमें जो कहानियां बताई जा रही हैं वे खुद उनकी अपनी कहानियां हैं और उन्हें इतने बेहतरीन तरीके से कहा जा रहा है कि आप उसे अनदेखा कर ही नहीं सकते। क्या बात है। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हम उसी विचार पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये भारी भरकम सरकारी मशीन अब एक कहानीकार और विज्ञापन निर्माता के हाथ में है। इस चर्चा ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया है जिस पर मुझे लगता है हम सबको सोचना चाहिए। वाकई, वो अंतिम सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर एक बेहतरीन विज्ञापनदाता अपनी कला और समझ से किसी आम रोजमर्रा के साधारण प्रोडक्ट को, जैसे एक साबुन या एक चाय पत्ती को, एक ऐसा ब्रांड बना सकता है जिससे करोड़ों लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं। तो क्या एक राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर की रीब्रांडिंग भी उसी तरह संभव है? बिल्कुल। क्या आने वाले समय में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ एक नीरस सरकारी सूचना केंद्र की छवि से बाहर निकलकर आधुनिक पीढ़ी के लिए अपनी प्राचीन संस्कृति और नए विचारों को जानने का सबसे प्रामाणिक और कूल प्लेटफॉर्म बन सकते हैं? ये सोचना ही बहुत रोमांचक है ना? कह रहा ये ऐतिहासिक लाइब्रेरी एक ऐसा प्रीमियम डिजिटल केंद्र बन सकती है जहां हर युवा अपनी मर्जी से जाना चाहे। ये सिर्फ भारत के प्रसारण क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि संचार के पूरे विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग है, जिस पर निश्चित रूप से हमारी नजर बनी रहेगी। इस विषय पर खुद भी विचार कीजिएगा। आज के डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।